हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जीके जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा इमरजेंसी प्रोविजंस, और आज क्लास नंबर 33 है, ठीक है ना। आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम उसमें प्रैक्टिस किए हैं। तो चलिए, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसी? हमारा संविधान में किस भाग के तहत ये इमरजेंसी का प्रावधान रखा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए या फिर उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। हमारे संविधान का किस भाग में ये इमरजेंसी का प्रावधान रखा गया है, प्रोविजन रखा गया है? देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्ट एक्स बी थर्ड आई, यानी कि भाग 18 में ये रखा गया है। यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन पार्ट एक्स बी थर्ड आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग आर्टिकल 352 टू 360। ये जो भाग है, भाग 18 में इसे रखा गया है इमरजेंसी का प्रोविजन को, ठीक है ना। और इसके तहत जो आर्टिकल आ रही है, ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक रखा गया है, ठीक है ना। और इसके तहत सारे इमरजेंसी प्रोविजंस रह रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। आर्टिकल 352 टू 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स हुई थी। ये जो आर्टिकल रखा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए, हम जो प्रैक्टिस करें पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर पूरा पीक लेवल तक प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको ये पूरा याद रह जाए और कोई भी दिक्कत नहीं आए एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में, ठीक है ना। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा, ऑप्शन देखकर बताइए। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया है इस अनुच्छेद के तहत। यानी कि दोज आर्टिकल्स आउटलाइंस प्रोविजंस टू डील विथ abnormal सिचुएशन इन इंडिया। इंडिया में जब abnormal सिचुएशन हो जाती है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन लागू होती है, तो उस टाइम जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद काम करती है, जो कि है आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, इस अनुच्छेद के तहत सारे कार्य होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर्स बिकम। इमरजेंसी के टाइम इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि संघीय ढांचा, किस तरह हो जाती है? देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिटरी विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट। क्या बताया गया, यानी कि कोई भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है, ये यूनिटरी एकीकृत हो जाती है। यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर में भाग किया गया था, केंद्र और राज्य के बीच सारे शक्तियां आवंटित किया गया था, उसको सारी शक्तियां किससे चले जाती है, जो सेंटर के पास चले जाती है, ठीक है ना। यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस गिव्स द सेंटर फुल कंट्रोल ओवर स्टेट्स विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि संविधान का कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता, कोई भी संशोधन नहीं होता, फिर भी पूरा जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास चले जाते हैं, ये केंद्र के पास चले जाती है इमरजेंसी के टाइम, ठीक है ना। संघीय ढांचा में इस तरह का परिवर्तन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच आर्टिकल डील्स विद नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी के ऊपर कौन सा अनुच्छेद काम कर रही है? ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर, या फिर कमेंट कीजिए। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 352। यानी कि आर्टिकल 352 ये बता रहा है कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 इन केस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशंस और आर्म्ड रिबेलियंस। जब कोई बाहरी आक्रमण होता है, या फिर युद्ध होता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है, तो तब क्या होता है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय इमरजेंसी आपातकालीन घोषणा किया जा सकती है, ठीक है ना, किया जाता है।
कौन सा अनुच्छेद? जो आर्टिकल 352, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, प्रेसिडेंट्स रूल्स इन ए स्टेट्स इम्पोज्ड अंडर अंडर यानी कि जब प्रेसिडेंट रूल लागू होती है तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट्स रूल लागू होती है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू होती है, यानी कि आर्टिकल 356 allow the president to take over the administration of a state when its constitutional machinery fails। यानी कि सांविधानिक तंत्र जब फेल्ड हो जाती है तब क्या होती है? आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स जो सारे प्रशासनिक व्यवस्था वो ले जाते, खुद को पास ले लेते हैं, यानी पूरा कंट्रोल वो ले जाती है, और इस अनुच्छेद के तहत वो प्रेसिडेंट रूल लागू करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड अंडर, यानी कि जो फाइनेंशियल वित्तीय आपातकालीन जो घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 360, यानी कि आर्टिकल 360 एम्पावर द प्रेसिडेंट्स टू प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड, यानी कि अगर भारतीय वित्तीय मामले पर वित्तीय स्थिरता अगर थ्रेटन हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर कोई कमजोरी हो जाती है, या फिर विपज्जनक स्थिति उपजती है, तो उस सिचुएशन में अनुच्छेद 360 के तहत प्रेसिडेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी का, फाइनेंशियल इमरजेंसी का घोषित करते हैं, ठीक है ना। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थ्रेटेंड यानी कि कोई हार्न जैसे सिचुएशन बन जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच टाइप ऑफ इमरजेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल्स, निम्नलिखित में से किस तरह का इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, यानी कि स्टेट्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल, क्योंकि पूरा जो शक्ति ये किसके पास चली जाती है? ये केंद्र के पास, प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, ठीक है ना, इसलिए इसे प्रेसिडेंट रूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन केस ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशंस व्हिच इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, यानी कि युद्धकालीन स्थितियों में या फिर बाहरी आक्रमण से किस तरह का आपातकालीन घोषणा किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लागू होती है। क्या होती है लागू? जो नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कैन बी प्रोक्लेम्ड ड्यूरिंग वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशंस और आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की जाती है, ये अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है, ठीक है ना। और इसका घोषित किस परिस्थिति में होती है? जब कोई वार सृष्टि होती है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेगेशन बाहरी आक्रमण, या फिर आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह होती है, उस सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच इमरजेंसी प्रोविजन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार कौन सा आपातकालीन घोषणा प्रोविजन, कौन सा आपातकालीन का घोषणा किया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, भारत में पहली बार कौन सा आपातकालीन का प्रोविजन व्यवहार किया गया था? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल इमरजेंसी का व्यवहार किया गया था। कब किया गया था? 1962 में किया गया था, यानी कि इट वाज प्रोक्लेम्ड इन 1962 ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार,
यानी कि इंडो चाइना वार जब हुआ था उस सिचुएशन में 1962 के तहत इसे घोषणा किया गया था, घोषित किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कितने प्रकार का इमरजेंसी के बारे में बताए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि थ्री तीन प्रकार का इमरजेंसी प्रोविजन रखा गया है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीन प्रकार का इमरजेंसी रखा गया है, ठीक है ना। Which articles allow the president to assume all powers of a state government। यानी कि कौन सा अनुच्छेद ये शक्ति दे रहे कि ये अधिकार दे रहे कि प्रेसिडेंट को वो सारे केंद्र शक्ति को, यानी कि सारे राज्य की शक्ति और केंद्र की शक्ति, सारे शक्ति उनके पास ले आते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत वो ऐसा करते हैं, और ये अधिकार उसे देता है कि इस अनुच्छेद। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 356 के तहत, यानी कि आर्टिकल 356 allows the president to assume state powers when constitutional machinery fails। यानी कि संवैधानिक तंत्र जब फेल हो जाती है, विफल हो जाती है, तो अब सारे स्टेट का पावर कौन ले लेते हैं, जो प्रेसिडेंट ले लेते हैं, और इसका जो अधिकार उन्हें कौन सा आर्टिकल के तहत मिलता है, जो कि आर्टिकल 356 के तहत उन्हें मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए which type of emergency has never been proclaimed in India so far। अभी तक कौन सा प्रकार का इमरजेंसी, आज तक की इमरजेंसी, जितने सारे भी इमरजेंसी लागू है इंडिया में, किस प्रकार का इमरजेंसी अभी तक नहीं लागू किया गया है भारत में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए अभी तक हमारे भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी लागू नहीं किया गया है, यानी कि नो फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 366 हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया टिल डेट। अभी तक भी लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना। हु हैज द पावर टू प्रोक्लेम्स एन इमरजेंसी, इमरजेंसी घोषित करने का जो अधिकार, शक्तियाँ, यह किसके पास होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो घोषणा कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं कि हाँ इमरजेंसी लागू करना चाहिए या फिर नहीं, यानी कि ओनली प्रेसिडेंट्स कैन प्रोक्लेम्स एनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। जितने प्रकार भी इमरजेंसी है इंडिया में, सबका लागू कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, उसका डिसीजन वो लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन। नेशनल इमरजेंसी के दौरान संसद किस किस मामले पर आइन बना सकती है, कानून बना सकती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ यूनियन एंड स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, यानी कि संघीय सूची और राज्य सूची के विषय पर वो कानून बना सकते हैं हमारा पार्लियामेंट, यानी फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स चेंजेस अलाउइंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट टू। यानी कि फेडरल डिस्टर्बेंस हो जाती है, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उस पावर में चेंजेस आ जाती है उस सिचुएशन में, जिस दौरान क्या होता है, पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। The president must get the approvals of parliament for a national emergency within। यानी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू करने का जो अप्रूवल होना चाहिए संसद के, वो कितने दिन के भीतर उन्हें अप्रूवल मिलना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 महीने, यानी कि इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस विद इन 2 months ऑफ इट्स प्रोक्लेमेशंस। अगर राष्ट्रपति ये घोषित करते हैं कि इमरजेंसी लागू करना है, उसका अप्रूवल पार्लियामेंट देती है, और ये 2 महीने के भीतर ही उसका अप्रूवल पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए इन व्हिच ईयर वाज द टर्म आर्म्ड रिवॉल्यूशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस इन आर्टिकल 352। यानी कि आर्टिकल 350 के तहत कौन से साल में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि आंतरिक
अशांति, इसको चेंज करके क्या क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह के रूप में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। ये किस साल इस तरह का चेंजेस हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1976 के तहत ये हुआ था, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि ये जो एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, इसे जो चेंजेस किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन के रूप में चेंजेस किया गया, ठीक है ना। अब इसे फिर से दोबारा रीचेक कर सकते हैं 76 होगा कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट एक्ट curtailed the powers of the president to proclaim national emergency, किसी किसी संशोधन अधिनियम के तहत जो प्रेसिडेंट का पावर होता है उसे कम कर दिया गया है, यानी कि वो मनमाने ढंग से नेशनल इमरजेंसी नहीं लागू कर सकते, उस पावर को जो है उसको कम कर दिया गया है, कर्टेल्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उस किस अनुच्छेद के तहत इसे कर दिया गया, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, किस अनुच्छेद नहीं किस संशोधन के दौरान हुआ था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 44th अमेंडमेंट के दौरान उनके पावर को कम कर दिया गया है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोक्लेमेशन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक बड़ा प्रोसेस चाहिए, जैसे कि 44th अमेंडमेंट 1978 मेड द प्रेसिडेंट्स बाउंड टू एक्ट ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के परिषद के रिटन एडवाइस मिलने के बाद, मंत्रिपरिषद के रिटन एडवाइस मिलने के बाद वो क्या कर सकते हैं, वो घोषित कर सकते हैं इमरजेंसी, ठीक है ना। तो अनुच्छेद ये अमेंडमेंट 44 के तहत इस तरह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु हेड्स द यूनियन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यूनियन यानी यूनियन का हेड कौन होती है इमरजेंसी के टाइम। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेसिडेंट हेड होता है यूनियन का इमरजेंसी के टाइम, यानी कि द प्रेसिडेंट बिकम द सुप्रीम अथॉरिटी थ्रू ही एक्ट एज द कैबिनेट एडवाइस, यानी कि वो पहले तो कैबिनेट के एडवाइस के दौरान काम करते हैं, पर उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी बन जाते हैं इमरजेंसी के टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग आर्टिकल 352 कैन बी चैलेंज्ड इन, यानी कि जो इमरजेंसी का जो घोषित किया जाता है आर्टिकल 350 के तहत वो कहाँ पर चैलेंज किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये चैलेंज कहाँ पर हो सकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत हो सकती है, यानी कि न्याय की समीक्षा करने के लिए, यानी कि जुडिशल रिव्यू करने के लिए इसे क्या कर दिया जाता है, चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि जुडिशल रिव्यू इज अवेलेबल फॉर वैलिडिटी ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, ये जो इमरजेंसी आपातकालीन की घोषणा किया जाता है ये ठीक है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेते हैं, और इसके लिए एक जुडिशियल रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इज टू, इमरजेंसी प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर क्या है बताइए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उस सिचुएशन में। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन ऑफ बी यानी कि प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्य लक्ष्य है ये एकता बनाए रखने के लिए, एकता को सुरक्षा देने के लिए, और इंडिया में इंटीग्रिटी कैसे रहेगा उसको ये सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। इमरजेंसी प्रोविजंस एम्स टू हैंडल्स abnormal situations and protect sovereignty, scrutiny, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ नेशन, नेशन का सॉवरेंटी कैसे बनी रही है, सिक्योरिटी कैसे बनी रही है, और स्टेबिलिटी स्थिरता कैसे बनी रही है, ये एंश्योर करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, किस अनुच्छेद के तहत
प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू करते हैं, उसका घोषित करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आर्टिकल 352 empowers the president to declare a national emergency when India's security is threatened by war, external aggressions, armed rebellion। यानी कि भारतीय जो सिक्योरिटी सिस्टम है अगर उसमें थ्रेटन आ जाती है, विपदपूर्ण सिचुएशन बन जाती है, यह इस वजह से हो सकती है जैसे कि युद्ध की स्थिति में, युद्धकालीन स्थिति में, या फिर बाहरी आक्रमण में, या फिर सशस्त्र विद्रोह के तहत अगर होता है, वो सिचुएशन बन जाती है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 के तहत घोषित कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द वार, एक्सटर्नल एग्रेगेशंस इज कॉल्ड। यानी कि हमारे मेन मुद्दे है, हमारा जो आधार है क्या, वार है और एक्सटर्नल एग्रेगेशंस। इस तरह का जो मुद्दे पर जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, तो उस तरह का इमरजेंसी को हम किस प्रकार नाम में घोषित करेंगे और क्या उसे कहा जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी इसे कहा जाएगा व्हेन द ग्राउंड इज वार एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशंस इट इज टर्म्ड एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर ये आर्म्ड रिबेलियन होता है तो इसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाएगा। पर अगर ये इस ग्राउंड से होता है, यानी कि वार हो गया या फिर एक्सटर्नल एग्रेगेशन हो गया, उस सिचुएशन में इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाएगा। ठीक है ना। A national emergency declared on the ground of armed rebellion is called known as। अगर आर्म्ड रिबेलियन के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू होती है उस सिचुएशन में, सशस्त्र विद्रोह के तहत, तो उसको किस तरह का इमरजेंसी कहा जाएगा। गेस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनल इमरजेंसी से कहा जाएगा। यानी कि आर्म्ड रिबेलियन रेफर्स टू एन इंटरनल इमरजेंसी रिप्लेसिंग द अर्लियर टर्म, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस आफ्टर 44th अमेंडमेंट। पहले क्या होता था है ना, इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस के द्वारा लाया जाता था उस सिचुएशन में, यानी कि आंतरिक अशांति के तहत लागू किया जाता था इमरजेंसी। पर 44th अमेंडमेंट के दौरान इस उस जो टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसे चेंज कर दिया गया, उसे आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, और उसको उसका उस सिचुएशन में अगर इमरजेंसी लागू होती है तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ, यानी कि किस किस पॉइंट के ऊपर ये जो टर्म जो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक की अशांति, इसे चेंज कर दिया गया और चेंज करके किस किस टर्म के ऊपर लिया गया, इसका सब्स्टिट्यूट क्या ला रखा गया। जैसे कि इसका सब्स्टिट्यूट जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन रखा गया। ठीक है। जैसे कि आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि द 44th अमेंडमेंट नैरो द बैक टर्म्स इंटरनल डिस्टर्बेंस टू स्पेसिफिक टर्म्स आर्म्ड रिबेलियन। देखिए ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक की अशांति, ये एक व्यापक टर्म था, व्यापक, और इसका स्पष्ट मीनिंग नहीं था, ये एक अस्पष्ट टर्म था। ठीक है ना। इसलिए इसे चेंज कर दिया गया 44th अमेंडमेंट के दौरान, रिप्लेस करके एक स्पेसिफिक टर्म जिसे आर्म्ड रिबेलियन में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जैसे कि which amendments made, देखिए which amendment made it possible to declare an emergency on the grounds of internal disturbance। यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड को लेकर उस आधार पर जो इमरजेंसी लागू होती है, किस अमेंडमेंट के दौरान ऐसे चेंजेस लाया गया कि उस ग्राउंड के ऊपर हम इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे रखा गया।
यानी कि दिस अमेंडमेंट्स रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म्ड रिबेलियन टू प्रिवेंट मिसयूज। देखिए, ये जो आर्म ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था ये बहुत व्यापक था, इसलिए इसका मिसयूज हो रहा था। उस मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए इससे 44 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान चेंजेस कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया और अमेंडमेंट करके इसे आर्म्ड रिबेलियन की तरह रखा गया। यानी कि उस सिचुएशन में कुछ हिस्से शामिल किया गया, कुछ सिचुएशन या फिर उस हिस्से पर कुछ डिस्टर्बेंस जो होती है तो इसके तहत इमरजेंसी लागू होती है। और ये इमरजेंसी मिसयूज को प्रिवेंट कर रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम्स ए नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर। यानी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपातकालीन का घोषणा कर सकते हैं किस सिचुएशन में और किसके उसके उसे घोषणा करने के लिए क्या चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए किसका, कैबिनेट का। किसका रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए उन्हें, कैबिनेट का, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट कैबिनेट रिटर्न एडवाइस मोस्ट बी प्रीसियस एंड इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। यानी कि आपातकालीन की घोषणा करने से पहले उन्हें कैबिनेट का रिटर्न एडवाइस चाहिए, किसे, प्रेसिडेंट को। ये एक मैंडेटरी होता है, यानी कि बाध्यकारी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए, विद इन व्हाट टाइम मोस्ट बोथ हाउसेस अप्रूव ए नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। यानी कि दोनों सदन द्वारा इसे अप्रूव दिया जाता है, नेशनल इमरजेंसी का जो घोषणा किया जाता है उस रेजोल्यूशन को यह पारित करते हैं किस किस ड्यूरेशन के तहत। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 month approvals by the both houses must be occur within 1 month after date of proclamation। जब इसे घोषित किया जाता है दोनों सदन द्वारा 1 महीने के भीतर उसका अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, इफ अप्रूव्ड नेशनल इमरजेंसी लास्ट फॉर। अगर ये दोनों सदन द्वारा अप्रूव हो जाती है तो उसे किस ड्यूरेशन के तहत, यानी कि कितने टाइम के भीतर उन्हें उसे लागू करना होता है, यानी कि वो लास्ट पर कितने देर तक वो रह सकते हैं वो इमरजेंसी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर उस उत्तर गैस कीजिए और इसका सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 months। यानी कि इनिशियली वैलिड फॉर 6 months, इट कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स एवरी 6 months। यानी कि जब एक नेशनल इमरजेंसी लागू होती है ये 6 महीने तक रहता है, उसके बाद फिर अगर अगर उसे एक्सटेंड करना पड़ता है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल फिर भी चाहिए 6 महीने के भीतर। यानी कि प्रति 6 माह के तक प्रति प्रति 6 मंथ के बाद उसका अप्रूवल चाहिए, ठीक है ना। इस तरह होता है 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, ऐसे आगे जितना देरी तक यह इमरजेंसी लागू रहेगा प्रति 6 मंथ के भीतर फिर भी पार्लियामेंटर का अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, टू अप्रूव नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी का अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट मस्ट पास रिजोल्यूशंस बाय। देखिए, नेशनल इमरजेंसी का अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट जो रिजोल्यूशन पास करती है उसमें किस तरह का मेजोरिटी चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या होता है, देखिए, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, कुल सदस्य का मेजोरिटी चाहिए जितने सदस्य अवेलेबल है, एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग्स, और जितने भी उपस्थित मेंबर है उनका 2/3 अंश का वोटिंग चाहिए, ठीक है ना, और प्रेजेंट भी चाहिए। यानी कि जितने भी मेंबर है उन मेंबर्स से 2/3 सदस्यों का प्रेजेंट चाहिए और उसका वोटिंग भी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह का विशेष मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए ताकि नेशनल इमरजेंसी लागू हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, which of the following is not a ground for declaring a
नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है आधार नहीं है, ग्राउंड नहीं है। देखिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक अस्थिरता अगर हो जाती है तो उस सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी नहीं लागू किया जाता है, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड नहीं है एज पर आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन अप्लाई टू। नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन घोषित करने का जो प्रावधान था ये किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट। ये पूरा देश के ऊपर लागू किया जाता है या फिर कुछ हिस्से के ऊपर लागू किया जाता है, ठीक है ना। इमरजेंसी में कवर होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर, ठीक है ना। पूरा देश भर में लागू किया जा सकता है या फिर एनी हिस्से में इसे लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975 वाज बेस्ड ऑन व्हिच ग्राउंड्स। किस आधार के ऊपर नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि आंतरिक अशांति के तहत इसे लागू किया गया था। जैसे कि डिक्लेयर्ड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अंडर देन वैलिड ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत वो क्या किया था, नेशनल इमरजेंसी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु कैन रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का जो घोषित किया जाता है उसे कौन रद्द कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट इस तरह का रिवोक कर सकते हैं, रिवोकेशन प्रोसेस वो जारी कर सकते हैं। यानी द प्रेसिडेंट कैन रिवोक एनी टाइम्स विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल्स, और इसके लिए पार्लियामेंट की कोई भी अप्रूवल नहीं जरूरी है, ठीक है ना। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ए रिजोल्यूशन फॉर रिवोकेशन। देखिए रिवोकेशन यानी कि ये जो इमरजेंसी का रद्द करने का जो प्रोसेस उससे आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएट करने के लिए कितने सदस्य का लोकसभा के कितने सदस्य का जरूरी होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर्स गिव्स नोटिस ए रिजोल्यूशन फॉर रिवोकेशन कैन बी टेकन अप। यानी कि जो रिवोकेशन होता है यानी कि रद्द करने का जो प्रक्रिया होती है उसके लिए 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर की सपोर्ट चाहिए, वो नोटिस देना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ए रिजोल्यूशन टू कंटिन्यू ए नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी पास, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को जारी रखने के लिए जो रिजोल्यूशन पास होती है किसके द्वारा पास होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाय बोथ हाउसेस सेपरेटली, अलग अलग रूप से दोनों सदन द्वारा इसे सेपरेटली अप्रूवल मिलना चाहिए, यानी कि अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर सेपरेटली फॉर एच हाउसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इमरजेंसी प्रोविजंस वाज मिसयूज्ड ड्यूरिंग 1975-77, यानी कि 1975-77 के तहत किस प्रकार का इमरजेंसी का प्रोविजन जो रखा गया है उसका मिस यूज किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 352, यानी कि नेशनल इमरजेंसी उसका मिस यूज किया गया था, यानी कि 1975 इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 सिटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत इसे घोषित किया गया था, और ये इस तरह सिचुएशन नहीं बना था कि ये नेशनल इमरजेंसी हो पाए, ठीक है ना। इसलिए इसे मिस यूज किया गया था इस अनुच्छेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए,
ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी व्हिच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूएशन करने के लिए किस तरह का मेजोरिटी का जरूरत होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि कंटिन्यूएशन नीड्स स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस एवरी 6 मंथ्स। देखिए अगर इसे आगे जारी रखना चाहिए इमरजेंसी को, तो प्रति 6 माह के तहत क्या होती है, फिर उसका जो पार्लियामेंट्री सपोर्ट चाहिए, पार्लियामेंट्री में अप्रूवल चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के तहत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट 44 अमेंडमेंट्स इन रिलेशन टू नेशनल इमरजेंसी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा 44 अमेंडमेंट के दौरान नेशनल इमरजेंसी लागू करने से जड़ित है। करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि 44 अमेंडमेंट्स रिड्यूस इनिशियल अप्रूवल्स टाइम एंड रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म्ड रिबेलियन। यानी 44 अमेंडमेंट में इस तरह हुआ था, जो इनिशियल अप्रूवल चाहिए टाइम और उसके लिए, और जो ऑप्शन है यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस उससे रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि ये दो ऑप्शन ठीक रहेगा, यानी ऑप्शन ए एंड बी ठीक रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, द 44th अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड इन, यानी 44th अमेंडमेंट कब लागू किया गया था, कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसे इनेक्ट कब किया गया था, 1978 में हुआ था। देखिए इनेक्टेड इन 1978 टू कर्ब मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स, यानी कि इमरजेंसी पावर का जो मिसयूज होता है उससे कर्ब करने के लिए, उसे रोकने के लिए 44th अमेंडमेंट किया गया था, जो 1978 के तहत हुआ था, ठीक है ना। इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अथॉरिटीज रिकमेंडेशंस इज एसेंशियल बिफोर प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेम्स ए नेशनल इमरजेंसी। यानी कि नेशनल इमरजेंसी लागू करने के लिए किस अथॉरिटी का रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए, यानी कि रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट यूनियन कैबिनेट इज मैंडेटरी, यह बाध्यकारी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम इनिशियल पीरियड फॉर व्हिच नेशनल इमरजेंसी कैन रिमेन्स इन फोर्स आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद नेशनल नेशनल इमरजेंसी कितने दिन तक लागू रह सकती है, उसे कितने दिन तक इसे जारी रख सकते हैं हम, कितने पीरियड तक प्रारंभिक रूप से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 मंथ्स, यानी कि 6 माह के तहत हम उसे आगे जारी रख सकते हैं, यानी कि आफ्टर अप्रूवल इट लास्ट 6 मंथ का तक ये लास्ट होती है और जारी रहती है, एंड रिक्वायर्स इट्स रिन्यूअल्स। और अगर उस तरह का इमरजेंसी को आगे जारी रखना चाहते हैं तो फिर भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, यानी कि उसका रिन्यूअल जरूरी पड़ती है, ठीक है ना। द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज कंसिडर्ड भाग बिकॉज, यानी कि ये जो टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक अशांति, ये अस्पष्ट है, क्यों भाग है, क्यों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि इट वाज अनडिफाइंड एंड ब्रॉड। ये जो व्यापक था और इसका सटीक अर्थ नहीं था, कोई भी मेन मुद्दे के ऊपर ये चर्चा नहीं कर रहा था, कोई एक स्पेसिफिक मुद्दे को ये नहीं स्पेसिफाई कर रहा था, ठीक है ना। यानी कि इट्स वाइड स्कोप, और इसका जो वाइड स्कोप था, ये जो ब्रॉड स्कोप व्यापक हिस्सा जो दे रहा था, इसका इसका क्या करा जाता था, इसका मिस यूज करा जाता था, ठीक है ना। यानी कि हैंस रिप्लेस्ड विथ आर्म्ड रिबेलियन, इसे इसलिए आर्म्ड रिबेलियन में रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है ना। which of those can end national emergency without parliament's consent।
बिना पार्लियामेंट के सहमति के बिना नेशनल इमरजेंसी को कौन रद्द कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन। अगर प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं कि रिवोकेशन का यानी कि रद्द करने का घोषित कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी क्या समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि रिवोकेशन एंड डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और रिवोकेशन करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेशल मेजोरिटी मीन्स, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल करने के लिए। ये जो स्पेशल मेजोरिटी क्या दर्शा रही है, देखिए ये जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर ये दर्शा रही कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप्स, यानी कि कुल सदस्यों का मेजोरिटी हिस्सा चाहिए सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ 2/3 मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए और उनका भी वोटिंग होना चाहिए इस मुद्दे पर, ठीक है ना। बोथ कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर अप्रूवल्स फॉर और कंटिन्यूशन। और ये अगर ये जो इमरजेंसी उससे आगे जारी रखना चाहते हो तो ये जो कंडीशन रखा गया है ये बोथ कंडीशन लागू होना चाहिए, ये मीट होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा के देखिए, व्हिच इज नॉट कवर अंडर आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जो परिस्थिति कवर नहीं है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेशनल नेचुरल डिजास्टर। देखिए नेचुरल डिजास्टर ये नेशनल इमरजेंसी लागू करने का एक मुख्य कारण नहीं है या फिर आधार नहीं है, ठीक है ना। नेशनल नेचुरल डिजास्टर नॉट ग्राउंड्स फॉर द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। हु डिसाइड्स वेदर ए सिचुएशन अमाउंट्स टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशंस और आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि इनमें से कौन ये तय करते हैं कि ये जो परिस्थिति ये युद्ध दर्शा रही है या फिर बाहरी आक्रमण दर्शा रही है या फिर सशस्त्र विद्रोह के रूप में दर्शा रही है। ये परिस्थिति इस तरह हुआ है, ये जो डिसीजन कौन लेते हैं? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेसिडेंट ही ये तय करते हैं कि ये परिस्थिति युद्धकालीन स्थिति है या फिर नहीं, और किस तरह का सिचुएशन है वो डिसाइड करते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट मेक्स द डिसीजन बेस्ड ऑन द कैबिनेट्स रिकमेंडेशंस। वो जो डिसीजन लेते हैं वो किसके रिकमेंडेशन के तहत लेते हैं? कैबिनेट के रिकमेंडेशन के तहत, ठीक है ना। ड्यूरिंग इमरजेंसी अप्रूवल्स ऑफ फॉर कंटिन्यूशन मोस्ट बी गिवन, यानी कि अगर इमरजेंसी जारी रहती है और उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो किसका अप्रूवल चाहिए और कितने टाइम के बाद फिर रिन्यूअल होना चाहिए, फिर एक स्पेशल अप्रूवल चाहिए। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 मंथ्स, यानी कि उसे पुनः 6 मंथ के बाद फिर अप्रूवल मिलना चाहिए अगर वो इमरजेंसी आगे जारी रहता है तो। यानी कि अप्रूवल इज नीडेड एवरी 6 मंथ्स टू कीप इट इन फोर्स। इसे आगे जारी रखने के लिए 6 मंथ के बाद फिर भी अप्रूवल चाहिए, यानी कि उसे रिन्यूअल किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रोविजंस अलाउइंग 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर्स टू डिमांड रिवोकेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि किस अमेंडमेंट के दौरान एक प्रावधान रखा गया है कि हमारा जो लोकसभा का सदस्य है उनका 1/10 जो मेंबर्स है वो रद्द करने के लिए उस इमरजेंसी को वो डिमांड कर सकते हैं, और उस तरह का इंट्रोडक्शन उसमें रखा गया है। किस अमेंडमेंट के दौरान इसे रखा गया है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 44th अमेंडमेंट के दौरान उसे रखा गया है, यानी कि एडेड टू स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स ओवर इमरजेंसी पावर, यानी पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स ओवर इमरजेंसी पावर के तहत इसे रखा गया है और इस उसे मजबूत दे रही है, ठीक है ना। कुछ इमरजेंसी वार डिक्लार्स अंडर इंडिया चाइना वार इन 1962। 1962 के तहत किस तरह का इमरजेंसी लागू किया गया था, डिक्लेयर किया गया था?
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा। इसका सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी कि डिक्लार्स ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रीगेशंस फ्रॉम चाइना, यानी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी ये लागू हुआ था, यानी कि बाहरी आक्रमण। कौन आक्रमण किया था? जो चाइना ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। इसलिए इसे इंडो चाइना वार को जो हुआ था इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए, आगे जारी रखने के लिए किसका फाइनल अप्रूवल चाहिए? अथॉरिटी कौन रहते हैं फाइनल अथॉरिटी? देखिए इसका जो फाइनल अथॉरिटी रहते हैं बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदन रहते हैं। बोथ हाउसेस मोस्ट अप्रूव सेपरेटली, अलग अलग रूप से उनका अप्रूवल चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 2/3 सदस्य वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए और वोटिंग देना चाहिए शायद। और क्या चाहिए? और जितने भी मेंबर हैं उनका अधिकतम मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और इस तरह बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ऑल क्लासेस वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन का बहुत सारे एक पहाड़ हम खड़ा कर दे हैं। इंडियन एमसीक्यू, इंडियन पॉलिटिक्स का एमसीक्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पहाड़ को, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ पेमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आगे ऐसे वीडियो जारी रख पाएँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।